आजादी की इस अमृत महोत्सव की परम पवित्र बेला में उत्तर बंग इकाई की इस आयोजित सेमिनार में मंच पर विराजमान डीआईजी महोदय, अमृत महोत्सव समिति के सदस्य महोदय, मातृशक्ति और यहाँ सिलीगुड़ी जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है, उसमें से अलग अलग जगहों से और उत्तर बंग सिक्किम से आए हुए सभी सुधीजन सबको सादर प्रणाम करते हैं। अभी हम लोग जो कुछ देर पहले एक सुमधुर हृदयस्पर्शी देशभक्ति पूर्ण गीत श्रवण किए और इस गीत को सुनने के पश्चात हम सब मेरे सहित एक प्रकार की उस भारत की चिरंतन प्रवाह में अवगाहन करने का सुअवसर मिला। मैं तो आज से 24 वर्ष पूर्व कुछ सुनहरा पल को स्मरण करना शुरू कर दिया। अपने पढ़ाई के लिए जब मैं नेहरू फेलोशिप लेकर इंडोनेशिया में रहा 2 वर्ष और बाकी देशों में भी रहा, तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप, बाली आइलैंड, वहां मैं था और स्वाभाविक है कि एक भारतीय होने के नाते और कोई भारतीय है क्या, ऐसा मैं खोज कर रहा था। तब मेरे को ध्यान में आया कि कुछ सन्यासी हैं वहां जो कि भारत की चिरंतन आध्यात्मिक संस्कृति को वहां फैला रहे हैं। और आज मैं यहाँ कहने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ कि वो सन्यासी जी के साथ रहने के पश्चात मेरा जो अकेलापन वो दूर हो गया था। वो बंगाली भाषी सन्यासी थे और जब हम अकेलापन महसूस करते थे बाली के दूर राइस फील्ड में, नदी के किनारे, झरनाओं के नीचे, जैसे आज एक भावप्रदायिनी हम देशभक्ति गीत सुने, इस प्रकार के अनेक गीतों का स्मरण में उनसे किया, क्योंकि वो सुना था मेरे को। तो मेरे को उसी प्रकार का एक आज महसूस हुआ। मैं इसलिए यहाँ कुछ बोलने से पूर्व उस संस्मरण को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एक बार परिचय में बताया गया कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी रहा हूँ। एक बार जेएनयू में भारत की गौरवशाली इतिहास, आज चूंकि हम इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे तो उससे पूर्व ये घटना मैं बताना चाहता हूँ। भारत की गौरवशाली इतिहास के ऊपर बोलने के लिए नीतीश भारद्वाज जी को बुलाया गया। हम जेएनयू में देश के बड़े बड़े ल्यूमिनरीज, डिग्निटरीज को बुलाते थे। तो नीतीश भारद्वाज आप जानते हैं कि महाभारत में कृष्ण भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति थे। तो नीतीश भारद्वाज जी आएंगे, उनका विषय सुनने से पहले नीतीश भारद्वाज जी का दर्शन करेंगे, इसलिए ज्यादा भीड़ हो गया। हमारे वहां जेएनयू में मेस टेबल में रात 9 बजे इस प्रकार के जो सेमिनार या टॉक इस प्रकार अरेंज करते थे। मेस के जो अंदर खचाखच भीड़ था, भीड़ में ज्यादा संख्या हमारी मातृशक्ति की ही थी और जेएनयू में एक से बढ़कर एक मॉडर्न सब लोग हैं। जब नीतीश भारद्वाज जी का आगमन हुआ, कृष्ण को तो लोग शंख बजा करके हमारे यहाँ बंगाली में वैसे करके जो उसको कौन सा कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको करके स्वागत करते हैं। लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स खास करके हमारे जो बहनें थी, सीटी बजा करके, यानी कि उनको भी सीटी बजाना आता है, सीटी बजा करके जैसे स्वागत करते इस प्रकार का स्वागत भी किए। नीतीश भारद्वाज जी पहला जो शुरू करने से पहला जो उदाहरण बताया वो यहाँ बताना जरूरी है। नीतीश भारद्वाज जी बताए
कि जब मैं कृष्ण भूमिका में महाभारत युद्ध में जाकर के सेट में, जो शूटिंग सेट में जाकर के मैं जब शूटिंग करने के लिए तैयार था, मैं देखा कि दोनों साइड में, कौरवों के साइड में, पांडवों के साइड में दोनों सैनिक तैयार हैं और मेरे को गीता उपदेश बताना है। तो दोनों साइड के सैनिकों के हाथ में सबसे ज्यादा प्रचलित अस्त्र कौन सा था बताइए आपको? सही बताया, धनुष तीर। तो मेरे मन में तुरंत एक विचार आया कि हमारे देश में जो धनुष तीर प्रचलन की जो परंपरा है ये बहुत प्राचीन है, जनजातीय समाज में भी देखने को मिलता है। और इस धनुष तीर चलाने के पीछे क्या, इसमें साइंस क्या है? व्हाट इज द साइंस लाइन बिहाइंड दिस फिलॉसफी, क्या हो सकता है? तो धनुष में तीर चढ़ा करके जितना हम पीछे लेते हैं वो तीर उतना ही आगे जाता है। यानी कि हमारे गौरवशाली परंपरा इतिहास के बारे में बोलने से पहले वो ये कहना चाह रहे थे कि हम जब हमारे इतिहास में जितना पीछे जाएंगे, तथाकथित आज के एंग्लो स्पीकिंग यूरोपियन एजुकेटेड जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, परंपरावादी हैं, पुराणपंथी हैं। ऐसा नहीं है। जो जितना पीछे जाता है, जो राष्ट्र अपने इतिहास की दृष्टि से जितना पीछे जाता है, वो तीर जैसा उतना ही आगे जाता है, वो उतना ही आगे प्रगति कर सकता है। ये उदाहरण बताना चाह रहे हैं। तो हमारी सनातन राष्ट्र परंपरा में ये कहीं ना कहीं सत्य है, लेकिन इसको जो विच्युत करने के लिए, काटने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, आज उनकी भी बड़ी संख्या, तेजी से बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है। और भारत के बारे में केवल हम भारतीय बोल नहीं रहे, विदेशी लोगों में से जो वास्तव में सही इंटेलेक्चुअल है वो इसको स्वीकार भी किए हैं। मैं कुछ दिन पहले एक तो बहुत फेमस पुस्तक है, मार्क ट्विन उसको लिखे हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के, वो फॉर्मर, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के फॉर्मर रिपोर्टर थे बीबीसी के। आप जानते हैं उस जमाने में इतना हमारे यहाँ कम्युनिकेशंस जो सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो या न्यूज़पेपर इतना हमारे यहाँ व्यवस्थित नहीं था इतना। धीरे धीरे आज बहुत तगड़ा हो गया है, लेकिन लोग बीबीसी को सुनते थे ज्यादा। कोई खबर होने से ऑथेंटिक क्या है, बीबीसी सबसे पहले हमारे पास पहुंचा था। उस जमाने के वो रिपोर्टर थे। उनका पुस्तक है इंडिया वेयर देयर इज नो फुल स्टॉप्स, भारत जहां कभी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम नहीं गिरती। वो पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है कि भारत की परंपरा ऐसा है कि सनातन परंपरा, हम इसको कहते हैं कि इटर्नल सिविलाइजेशन, जिसके बारे में इक्वल में लिखे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो उस पुस्तक को लिखे हैं, उस पुस्तक में बताते हैं कि भारत की जो ऐसे इटर्नल परंपरा के क्या क्या सब वैल्यूज है, क्या क्या सब ऐसे घटनाएं हैं, कुंभ के बारे में वर्णन करते हैं, तमाम चीजों के बारे में वर्णन करते हैं। तो आज हम जब अमृत महोत्सव के वेला में 75वां स्वाधीनता का वर्षगांठ मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म का 125वां वर्षगांठ हम अभी मनाए, उस समय में हम उस सनातन परंपरा को थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है और कहां उसको रोकने की और वहां बैरिकेड करने की कहां से और नौबत आ गई, कब कहां से शुरू हुआ, इससे भी आज चर्चा करना चाहता हूं। मैं सिलीगुड़ी में यहाँ जब बोल रहा हूँ, सिलीगुड़ी के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगा। सिलीगुड़ी ऐसा एक स्थान है जहाँ की बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का यहाँ पदार्पण हुआ है। स्वामी विवेकानंद की सिस्टर निवेदिता, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, आचार्य कृपालनी, बाघा जतीन, इस प्रकार के तमाम जो बड़े लोगों का यहाँ पदार्पण हुआ है। और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बक्सा जो पोर्ट है अलीपुर द्वार में, वहां भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अरेस्ट करके कुछ दिन रखा गया। और इसी जगह पर सिलीगुड़ी स्थान पर जो दार्जिलिंग की है सावित्री देवी, हेलेन लच्चा, जिनका नाम बाद में महात्मा गांधी जी ने सावित्री देवी करके नामकरण की, उनका भी यहाँ ब्रिटिश वस्त्र यानी कि विदेशी वस्त्रों को जलाने के कारण 12 गोरखाओं के साथ इसी सिलीगुड़ी में उनको अरेस्ट किया गया था। 6 महीने तो उनको जेल में डाला गया था और 6 महीना जेल दंड के बाद उनको 3 साल की हाउस, एक प्रकार का जो नजरबंद में रखा जाता है, हाउस अरेस्ट में रखा गया।
तो ये ऐसी प्रकार की जगह है। तो आज जब हम यहाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 1 साल का जो कार्यक्रम है, अभी हम कुछ देर पहले वक्ता प्रशिक्षण वर्ग के जो उत्तर बंग जो अपने प्रांत है उसमें अलग अलग जगहों से आए वक्ताओं को भी इसी विषय को लेकर के आगे बोलना है, उस दृष्टि से भी हम लोगों का कार्यक्रम अभी समापन हुआ और ये भी अभी प्रारंभ हो गया। तो आज हम लोग जब अमृत महोत्सव के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो ये जो 1947 है ये कितना महत्वपूर्ण है, हम इसको थोड़ा सा पहले समझेंगे। ये जो 1947 है ये केवल ब्रिटिशों के चंगुल से आजादी मिली ऐसा नहीं है, उससे पहले भी हम लोगों को मुगलों ने, कोई तुर्की से आया, कहीं अफगानिस्तान से आया, ऐसे वो लोग भी हम लोग को पराधीन करके एक प्रकार का गुलाम बना कर रखे। तो 1000 वर्ष की जो एक प्रकार की हम लोग गुलामी के जंजीर से निकल कर गया है, और ये 1000 वर्ष में भारत संपूर्ण गुलाम कोई भी हिस्सा नहीं रहा है, ये महत्वपूर्ण है। जब एक प्रदेश में कहीं ब्रिटिशों का या मुगलों का आक्रमण चल रहा था, तो दूसरे जगह में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, कहीं ना कहीं वहां के राजा या तो जननायक, कोई जनजाति के नेतृत्व वहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। यानी कि ये 1000 साल की गुलामी कहना ठीक नहीं है, 1000 वर्ष की स्वाधीनता के लिए लड़ाई हम कह सकते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा देश धरती पर नहीं है जो कि इतने लंबे समय 1000 वर्षों तक लगातार लड़ाई लड़ी है अपने स्व के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए, स्वाधीनता के लिए। तो उस दृष्टि से आज हम लोग जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ध्यान करना है कि हम लोगों को केवल अनसंग हीरोज, जो नाम चिन्ह जिन हीरोज का नहीं है, केवल उनका ही स्मरण करना ही और अमृत महोत्सव को ठीक से पालन करना ऐसा नहीं है। आज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है, समाज में हमारा चिंतन स्तर को पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच हम लोग स्व हुए। स्व यानी कि केवल राज नहीं, स्व यानी कि सभी दृष्टि से स्वतंत्र होना। चिंतन स्तर पर आज महीना में हम लोग जिस प्रकार की विचार को अंग्रेजों ने फैलाए थे, आज वही विमर्श समाज में चल रहा है। आज जो परिवर्तन है ये 4 स्तर पर हम लोग को परिवर्तन करना है। ये लंबी एक प्रकार की लड़ाई है, लंबी ये संग्राम खत्म नहीं हुआ है। स्वतंत्रता की जो एक लड़ाई है ये 1947 में तो राज आ गया, लेकिन मानसिक स्तर पर समाज में जो विमर्श है उसको दूर करके सही मायने में भारतीय चिंतन, भारतीय विचार को यहां प्रतिस्थापित करने के लिए हमको और एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो है विमर्श की लड़ाई। उस विमर्श की लड़ाई में हम लोगों को ध्यान में आएगा कि सचमुच जो है ये लड़ाई है अंग्रेजों की जो है ये किस उद्देश्य से आए। 4 चीज हमको ध्यान करना है कि जब ब्रिटिश यहां आए, यानी कि 1757 यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले 1498 में वास्को दा गामा जो आते हैं यहां भारत की खोज करके और यहां ट्रेड करने के लिए, तब से वास्तव में हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या उनके उद्देश्य है। वास्को दा गामा आए थे, वास्को दा गामा अपने ही डायरी में लिखते हैं कि मैं एक जो भारत को इसीलिए खोज करने जा रहा हूं कि वहां जो है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। न्यू जो वर्ल्ड है उस न्यू वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को मैं जो है यहां भी प्रतिस्थापित करने के लिए यहां आ रहा हूं। यानी कि जितने भी ये जो कोलंबस है, वास्को दा गामा है, ये सब दे वर मिशनरी सोल्जर्स rather than traders as it has been mentioned in our history books। इस चीज को समझना है, क्योंकि पोप ने उस समय में जो है, पोप ने उस समय में भारत पूरे दुनिया को 2 भागों में बांटे, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। यानी कि जो उस विचार, उस धार्मिक विचार को ही मानते हैं उनको बिलीवर्स, और जो नहीं मानते उनको नॉन बिलीवर्स।
तो ये जो सारे जो यूरोप के तरफ, यूरोप से निकल करके अमेरिका की खोज, अफ्रीका के तरफ, भारत के तरफ आना, ये केवल राज करने के लिए नहीं था, ये था वास्तव में राज के साथ यहाँ के इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन तो करना है, साथ साथ इवेंजेलिज्म को आगे बढ़ाना है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों को जब नया एक विमर्श समाज में प्रतिस्थापित करना है, तब चार चीजों को करना है। नंबर वन की जब अंग्रेज आए, यानी कि 1498 से लेकर के ये जो हमारा जो समाज था, अंग्रेज आने के समय में कैसा हम लोग थे, हमारी शिक्षा का स्तर कैसा था, हमारे सांस्कृतिक मूल्यबोध क्या थे, इनको हमको समझना है। तब हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि अंग्रेजों के कारण हम कौन से और आज कौन से स्थान पर हम आए, कौन से बोर्ड पर हम पहुंचे। वो एक गीत है ना, ये कहां आ गए हम, ऐसा गीत है ना। तो 1498 के भारत की समाज क्या था, उसको पहले सबसे पहले स्टडी करना है। और आज क्या है, हमारी शैक्षिक स्तर क्या था, क्या सचमुच हम लोग इलिटरेट थे, जो व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है कि ये लोग जो अंग्रेज लोग यहाँ आए, हम लोगों को एक प्रकार का एजुकेट करने के लिए आए, ये उनके एक बर्डन था कि सारा विश्व को एजुकेट करेंगे, व्हाइट मैन्स बर्डन। क्या सचमुच हम अनएजुकेटेड इलिटरेट थे, इसको समझने की जरूरत है। वही अंग्रेज लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग आर्काइव्स में जाएंगे, ब्रिटिश आर्काइव्स में जाएंगे, तब ध्यान में आता है कि उस समय में भारतवर्ष में इलिटरेसी का रेट 0.7% था, यानी कि 1% भी नहीं था, ना ही आके बराबर था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा तो बाद में ही आया, लेकिन यहां गुरुकुल व्यवस्था, 4 साल व्यवस्था, गांव में, हर गांव में गुरुकुल व्यवस्था थी, तो इसलिए इलिटरेट कोई नहीं। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाएगा तो टिल 17th सेंचुरी ये उन्हीं का ही रिकॉर्ड है कि टोटल वर्ल्ड का 24% जीडीपी वाज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। अब सोचिए 24% पूरे वर्ल्ड का, आज वो हम लोग कितने पीछे हैं। और नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कि ये भी नॉर्थ ईस्ट का जुड़ा हुआ, नॉर्थ ईस्ट का अगर जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे तो बाकी भारत में नॉर्थ ईस्ट इसको आज एक प्रकार का बेगिंग बाउल लेकर के खड़ा है, उस दृष्टि से लोग हिस्टोरियंस उसको प्रदर्शित करते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है बाकी भारत से काफी ज्यादा। तो इसलिए सबसे पहला जो विमर्श हम लोगों को रखना है इस अमृत महोत्सव में समाज के सामने, मैं अपने यहां उपस्थित विद्वानों को कहना चाहूंगी कि लेट अस हैव ए कंपैरेटिव स्टडी, व्हाट वाज इंडिया देन व्हेन द ब्रिटिशर्स अप्रोच्ड एंड व्हाट इज इंडिया टुडे। नंबर 2 कि ब्रिटिशर्स क्या केवल ट्रेड के लिए आए थे या उनके मन में और कुछ था। तो इस दृष्टि से मैं कुछ आप लोगों को तथ्य उपस्थापन करना चाहूंगा कि किस प्रकार के वो ब्रिटिश लोग यहां जो आए और उनके आने के पीछे मकसद क्या था। वो कहते हैं कि एक प्रकार का नैरेटिव चलाते हैं, हम लोग यहाँ के लोगों को इंडस्ट्रियलाइज किए, यहां हम लोग एजुकेशन लाए, यहां हम लोग ट्रेन लाइन लाए, लेकिन ट्रेन लाइन क्यों लाए भाई, अंग्रेजी एजुकेशन क्यों दिए, क्योंकि यहाँ की असली उद्देश्य उनका था कि यहाँ की ब्लैक इंग्लिश मैन निर्माण हो। ट्रेन लाइन क्यों दिए, क्योंकि यहां से माल सब और एक प्रकार का ट्रांजैक्शन होकर के उसका जो लाभ है वो मैनचेस्टर तक जाए, ये उसका असली उद्देश्य था। ये कोई हम लोगों को एजुकेट इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए सब निर्माण नहीं किए। और उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का जो नैरेटिव्स, उसको यूरोपियन नैरेटिव्स हमको समझना है। वर्ल्ड में रेशियल थ्योरी, रेस के नाम पर जो थ्योरी है, ये कौन लाया? वर्ल्ड को रेस के नाम पर बांटना, स्किन के कलर के नाम पर बांटना, नाक कितना तीखा है, नाक कितना चौड़ा है, आंख छोटा है या आंख बड़ा है, इस दृष्टि से फिजिकल जो अपना जो दिखता है उसके दृष्टि से समाज को रेस थ्योरी में, एथनिकल थ्योरी में, एथनोग्राफी में एथनिसिटी के माध्यम से बांटना, ये कौन लाया है? मैं आपको 2-3 उदाहरण यहां देना चाहूंगा कि एक जो ब्रिटिश बहुत बड़े यहां के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, हावर्ड रिस्ले, ये 1851 में जन्म लेते हैं, 1911 तक वो जीवित रहते हैं और ये आईसीएस ऑफिसर है, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर रहे और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की।
इतने पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी यहां आता है, यहां लोगों को कोई फायदा करने के लिए नहीं, यहां के समाज में विघटन कैसे होगा उसको एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में देख करके किस प्रकार समाज को बांटा जाएगा, आपस में लड़ेगा यहाँ के समाज, उसको देखने के लिए वो आए, कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति। और उन्होंने यहाँ जो है 1885 में जब बंगाल के कलेक्टर रहे, उस समय में एथनोग्राफिक सर्वे ऑफ बंगाल कराया। उसमें कितने परसेंट ट्राइबल हैं, कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितना क्षत्रिय हैं, इस रूप में कास्ट डिवीजन और उनके बीच में भी कास्ट में भी अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं, सब कास्ट है, ट्राइब्स, सब ट्राइब्स, ये सब दृष्टि से वो पूरा सर्वे किए। और सर्वे करने के बाद 1901 में ये जो रिस्ले हैं, ये फर्स्ट जो सेंसस हुआ, सेंसस में कास्ट आधार पर सेंसस करना है, इसको भी डाला गया है। यानी कि व्यक्ति अपने सेंसस में कास्ट भी डालेगा। और उसके बाद एक मैंडेटरी कर दिया गया, कोई भी सरकार कोई एडमिशन लेगा स्कूल में या कोई जॉब करेगा तो उसमें फॉर्म भी कास्ट के लिए एक स्पेशल कॉलम रखा गया। यानी कि उस कास्ट भाव को, जाति का भाव को और बढ़ाना है, दूसरे जाति के प्रति वैमनस्य कैसे उत्पन्न हो इसकी कोशिश करना है। और साथ साथ उन्होंने साइंटिफिक एक रेसिज्म शुरू किए। मैं बताया कि लोज के आधार पर और कितना लोज कितना तीखा है वो उतना इंटेलेक्चुअल है, आंख छोटा है तो उस प्रकार का। तो आप भारत को देखेंगे, भारत को 3 प्रकार के एथनोग्राफिकल डिविजन हो किए, आर्यंस, द्राविडियंस और मंगोलोइड्स। उत्तर को आर्य, दक्षिण को द्राविड़, और ये जो पहाड़ों में रहने वाले उनको मंगोलोइड्स के रूप में किया, ताकि आपस में लड़ाई बनी चले रहे। और हम लोग भी आज उसको ट्राइब्स, तमाम प्रकार के आपस में लड़ रहे हैं, उसी को ढोल रहे हैं हम लोग। दूसरे में यहां आपको एक और महान व्यक्ति, ब्रिटिश के महान मतलब में उस रूप में, किस रूप में कह रहा, आप उसको पढ़ने पर ध्यान करेंगे जब उनके कारनामा सुनेंगे। एक है रॉबर्ट काल्डवेल, ये एक बुक लिखे, उस बुक का नाम है कंपैरेटिव द्राविडियन ग्रामर, 1856 में। यानी कि 1857 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है, उससे 1 साल पहले उस बुक का पब्लिकेशन होता है। और उस बुक में वो कौन थे, ये काल्डवेल, ये कौन थे, ये बिशप इन साउथ, यानी कि ये भी एक मिशनरी थे। साउथ में बिशप होकर के साउथ और नॉर्थ के बीच में परमानेंट कैसे दीवार खड़ा कर दिया जाएगा, इसलिए वो द्राविड़ थ्योरी को यहां प्रतिष्ठापित किया। द्राविड़ करके यहां कंसेप्ट नहीं था, द्राविड़ थ्योरी ये वास्तव में हिब्रू कांसेप्ट से ला करके यहां लाया गया है, टेस्टामेंट से, ओल्ड टेस्टामेंट से हिब्रू कांसेप्ट ला करके द्राविड़ थ्योरी को यहां लाया गया और इसको इंजेक्ट किया गया। और ये जो है उसके बाद इसका व्यक्ति तो बहुत परिचित है, लॉर्ड मैकॉले। इंग्लिश एजुकेशन लाए, इंग्लिश एजुकेशन इसीलिए लाए कि उनको वहां से इतना दूर से आकर के यहाँ तमाम जो काम करना है, क्लरिकल काम से लेकर और बाकी काम में यहाँ के लोग कैसे संपन्न हो, खर्चा कम पड़े, और इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से इंग्लिश सिविलाइजेशन कैसे यहाँ फैले, स्प्रेड अप हो, उस दृष्टि से वही असली लक्ष्य था कि आई विल मेक द इंडियंस ब्लैक इंग्लिश मैन। अंग्रेज तो चले जाएंगे ताकि ये जो काले अंग्रेज कैसे रहेंगे अंग्रेजी के नाम पर। आज भी हम देखते हैं, हम उसके शिकार हैं। आज अगर कोई अंग्रेजी में अच्छे से बोलेगा और फॉरेन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेगा तो हम उसको ही मान लेते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है। अपने स्थानीय भाषा में कोई बोलता है तो उसको मान्यता नहीं देते हैं हम लोग। हमारे स्थानीय भाषा में, संस्कृत में, स्थानीय भाषा में बहुत एक से बढ़कर एक ग्रंथ है, लेकिन हम उसको उदाहरण नहीं देते हैं, अपने रेफरेंस बुक नहीं देते हैं। हम हमेशा ऑक्सफोर्ड से पब्लिश हुआ है, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन हुआ है या हार्वर्ड पब्लिकेशन हुआ है, उसी को ही हम लोग रेफरेंस लेके आते पूरा आगे बढ़ करके लेते हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये डायरेक्टिव परिवर्तन का समय पहला है। लॉर्ड मैकॉले 1834 में अंग्रेज एजुकेशन यहाँ और एक प्रकार का लागू किए। तो ये जो तमाम जो चीजें जो यहाँ जारी रखे ये लोग, उसका यही उद्देश्य था कि हम आपस में लड़े। तो इसको सेकेंड जो फर्स्ट फेज में बताया कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी जब अंग्रेज आए, उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। दूसरा जो चीज है हम लोगों को ध्यान करना है कि ये असली उद्देश्य इनका क्या था। नागालैंड में देखिए, नागालैंड का उदाहरण देखिए, 1901 में नागालैंड का जो सेंसस है, उसका सेंसस अगर देखेंगे तो 0.38% जो है वहां क्रिश्चियन था। 1951 में ये परसेंटेज 36% बढ़ जाता है।
और 1980 के बाद ये 87 से ऊपर % बढ़ जाता है। यानी कि ये साथ साथ ये जो जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति आता है तो झाड़ू लगा करके हम लोग पहले रूम को सफाई करते हैं, अंग्रेजी शासन के साथ साथ झाड़ू लगाने के काम ये इवेंजलिस्ट लोग ही किए, मिशनरीज लोग ही किए। और आज हमारे जो पहाड़ी स्टेट्स में देखेंगे उसी का शिकार भी हम लोग हो रहे हैं। आज भी उस चीज को भी ध्यान में करना पड़ेगा। तो तीसरा जो चीज हम लोग को और ध्यान करना है कि ये जो अंग्रेजों का जो ये पॉलिसी था, क्या हमारा समाज शांत था, चुपचाप सहन कर लिया? भारतीय समाज किस रूप में इसके प्रतिकार की, इसको ध्यान करना है। और यहां शुरू हो जाता है भारतीय समाज शांत नहीं बैठा। भारतीय समाज जो है ये लगातार लड़ता रहा और उसके लिए जनजाति, महिलाओं का और समाज के सभी वर्गों का ही जो इसमें जो भागीदारी है उस चीज को हम लोग को विशेष ध्यान करना है। आज हम हमारे जो हिस्ट्री बुक्स को देखते हैं, एक तो हिस्ट्री बुक्स पहले 1947 से पहले उन्हीं का ही वर्चस्व था हिस्ट्री लिखने में, अधिकार उन्हीं का आधिकारिक सोर्स वही थे। लेकिन 1947 के पश्चात जो उनके ही यानी कि ब्लैक अंग्रेज यानी उनके लिगासी को आगे बढ़ाने वाला, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, ये हिस्टोरियंस भी एक स्पेशल फैमिली का इतिहास को भारतीय संघर्ष के साथ जुड़ा। और कोई इतिहास में हमारे जो भारतीय में और कोई स्वाधीनता संग्रामी उनका कोई नाम निशान नहीं है। आप में से जो यहाँ हिस्ट्री बुक्स पढ़े होंगे, आप बचपन में तो जरूर हिस्ट्री तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, या कोई रिसर्च किया होगा या कोई बीए किया होगा हिस्ट्री में। आप बताइए ये जो नॉर्थ ईस्ट या इस साइड में जो नाम आप लोग जो बताए हिस्ट्री, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनका नाम क्या उसमें मेंशन है? कहीं है ही नहीं। और तब ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ उत्तर बंग में और नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या में फ्रीडम फाइटर्स में जिनका नाम ही निशान कहीं नहीं है। आज उन अनसंग फ्रीडम फाइटर्स को समाज में खुदाई करके ला करके समाज में प्रस्तावित करने का काम हम सबका है। यह अमृत महोत्सव का एक प्रमुख काम है। कहीं भूल लग गया है, लोग देख नहीं पा रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व को। कुछ लोगों पर तो मिट्टी के नीचे भी होगा तो उनको खुदाई करके समाज के सामने प्रस्तुत ये भी किए। जैसे आप जानते हैं ना, कभी कभी पुलिस वाले जो पोस्टमार्टम करते हैं, कोई घपला होता है तो सभी को बॉडी को तुरंत वहां दफना देते हैं, फिर भी बॉडी को निकाल करके वहां से फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आज उस प्रकार का हमको करना पड़ेगा। तो ध्यान में आता है कि आज मिजोरम जो एक सुदूर नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आज उसका भी डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। लेकिन मिजोरम में भी ध्यान में आता है रानी लोटकुइलियानी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मणिपुर को ध्यान में रखते हैं तो रानी मां गाइडिनल्यू और फिर हमारे जो शहीद जादूराम बड़ा रोल प्ले किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ध्यान में आता है कि वहां मकमो जामो 1912 में जो फोर्थ एंग्लो अबोर वार हुआ, उस एंग्लो अबोर वार में 46 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। ये जो हमारे जनजाति, वहां के जो आदि जनजाति के लोग, कहीं मेंशन ही नहीं। और फिर 1891 में जो एंग्लो मणिपुर वार हुआ, वहां राजा फूलचंद्र के नेतृत्व में मणिपुर में 23 लोगों को कालापानी की सजा हुई थी। उसमें पवना ब्रजवंशी बहुत बड़ी संख्या के एक श्रृंखला है और उनको कालापानी की सजा हुई थी। उस जमाने में अंडमान निकोबार भेजा गया था। मेघालय की तरफ जाएंगे तो वहां खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ में भी फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे ध्यान में आते हैं। जब ब्रिटिशों ने गुवाहाटी से लेकर के सिलट तक अखंड भारत, जब हम ये स्वाधीनता संग्राम के बारे में बात करेंगे तो आज जो खंडित भारत उसको ध्यान नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा मिस्टेक हम करेंगे। आज जो अखंड भारत है यानी कि जो पूर्व बंग है, सिलहट, वहां से भी जो फ्रीडम फाइटर्स है, विपिन चंद्र पाल कहां के? सिलहट के ही तो है। तो ये तमाम चीजों को भी लाना पड़ेगा। तो गुवाहाटी से सिलहट तक एक ट्रेड रूट्स के लिए रास्ता बना रहे थे पहाड़ में, तब खासी का जो वीर है वो तीरथ सिंह अपोज किया। 8000 संख्या के खासी वीर और वहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। कहीं मेंशन नहीं। तो गांव सांगवा गारो पहाड़ में उन्होंने लड़ाई की। तो इस प्रकार की लड़ाई फिर असम में कनकलता, फिर हमारे जो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं वहां के भी, बिमादर कंवर, ये सब लोग वहां के भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। शंभोधन फंगलो सिलचर के हैं,
उन्होंने भी बहुत बड़ा हथियार उठा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो ये तमाम जो स्वाधीनता संग्रामियों के बारे में हम याद करने की आवश्यकता है। जब हम सिक्किम की तरफ बढ़ते हैं तो सिक्किम में मैं तो बताया कि जिस प्रकार के हमारे जो सावित्री देवी, हेलेन लेप्चा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो जाकर के खादी स्वदेशी आंदोलन में जाकर के कलकत्ता में खादी आंदोलन में भाग लेते हैं और फिर जाकर के बिहार और यूपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किए। साबरमती आश्रम में भी रही है। और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस समय में नेताजी को दार्जिलिंग में उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, तब जिस बेकरी से नेताजी के लिए ब्रेड जाते थे, उस ब्रेड के अंदर से सावित्री देवी यानी कि हेलेन लेप्चा जो है चिट्ठी भेज करके आपको कैसे वहां से निकाल सकते हैं, वो कोशिश कर रहे थे उनको रास्ता बताने के लिए। और जिस पठान सूट पहन करके हाउस अरेस्ट से कलकत्ता से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस पठान सूट को बनाने वाला कौन था? यही हेलेन लेप्चा ही तो थी। तो ये जो तमाम एक प्रेरणादायी, जो स्थानीय स्तर पर जो प्रेरणादायी विषय है, और उसको अंग्रेजों ने, लेफ्ट लिबरल लोगों ने क्या किया, लोकल अपराइजिंग्स, हमारे में से यहाँ कोई बताया ना, म्यूटिनी, इस प्रकार के एक छोटा सा सीमित प्रभाव डालने के लिए उसको म्यूटिनी कर दिए, लोकल अपराइजिंग्स के नाम पर दे दिए, रिवोल्ट के नाम पर दे दिए, कहीं जनजाति का ट्राइबल रिवोल्ट के नाम पर दे दिए। लेकिन ये वास्तव में भारत के किसी भी हिस्सा में कहीं भी स्वाधीनता संग्राम में और लोकल स्थानीय स्तर पर उसको नहीं है, वो संपूर्ण भारत के स्वाधीनता संग्राम, इस दृष्टि से हमको नजर रखना है। उसको केवल लोकलाइज करना मतलब उनके प्रति इनजस्टिस है। जो एक श्रृंखला के जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, वो बलिदान दिए हैं, स्वाधीनता संग्राम के लिए आहुति प्रदान की है, उसके लिए, उनके जो विरासत के लिए इनजस्टिस है। तो आज केवल स्वाधीनता में हमारे बड़े बड़े कवि हैं, उनकी कवियों के जो गीत है, क्रांतिकारी गीत है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उनके गीत को गायन करके कितने लोग स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को स्वागत किए, सोचिए। ये इनको भी हम लोगों को शामिल करना है। महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। असम में मृत्यु वाहिनी करके आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं उसमें अपने आप को बलिदान कर दिए। तो ये सब परंपरा को हम लोगों को एक प्रकार का पुनर्स्थापित करना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि वास्तव में भारत को स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन 1947 भारत खंडित भारत की स्वाधीनता, इस चीज को कोई बताता नहीं है कि खंडित भारत के कारण आज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस प्रकार के हम प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। जो लोग वहां से ही उदाहरण लेंगे तो सिलीगुड़ी में 1931 में, यानी कि स्वाधीनता संग्राम के पश्चात यहाँ का जो पॉपुलेशन था 6037, लेकिन वही पॉपुलेशन सिलीगुड़ी का मात्र 20 वर्ष के बाद 1951 सेंसस में क्या दिया गया है, 32,000 बाकी जगहों से, वहां स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा के कारण वहां से भी यहाँ आकर के लोग बड़े, वो परसेंटेज और बढ़ गया अगले सेंसस में 10-15 साल के बाद। तो ये जो सामान्य समस्या, जो डेमोग्राफिक परिवर्तन के कारण जो हुआ, इसका भी एक हमको ध्यान में करना पड़ेगा। और साथ साथ 1947 के पश्चात हम अपने ही एजुकेशन पॉलिसी, जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम कह रहे हैं, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी को हम अपना रहे हैं, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है। इसके लिए बहुत एक दृढ़ मनोबल की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्थापित करने के लिए। क्योंकि अभी तक जो एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं वही है, सब उन्हीं का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, और उसी सिस्टम में हम लोगों को एक प्रकार की भारतीय को इंफीरियर नीचे दिखाने के लिए जो एजुकेशन है वही है एजुकेशन। इसलिए भारतीय परंपरा का सही प्रस्थापन करना, उनको स्थापित करना, ये आवश्यकता है। तो आज जब हम यहाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब इस प्रकार की जो चीजें हैं हम लोग को ध्यान करना है। आईएनए को तो बिल्कुल ही, आईएनए का फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास में आईएनए का कोई स्थान ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास देखिए, 23 जनवरी को जब हम लेते हैं और आज पराक्रम दिवस के रूप में उसको हम लोग बनाना शुरू किए। अभी तक उनका कोई नाम निशान नहीं था, कोई स्टेचू भारत दिल्ली के जो प्रमुख जगह में स्टेचू नहीं था, आज वो बनना शुरू हुआ है। और सबसे इंपोर्टेंट बात है कि रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, वो पहले, हम इसी साल से पहले 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक 6 दिन का मनाया जाता था। 30 जनवरी कौन सा दिन है? गांधी जी का जो महाप्रयाण का दिन है।
लेकिन अभी एक दिन पहले कर दिए तो क्या हो गया? नेताजी का जन्मदिन से लेकर के गांधी जी के महाप्रयाण दिन तक हम इसको जोड़े, यानी कि केवल ये दोनों महापुरुषों का तिथियों को जोड़ना ऐसा नहीं है, उनके साथ जो विरासत है, नेताजी के साथ जो क्रांति की विरासत है, उसको अहिंसा की विरासत के साथ जोड़ना, यानी कि सबको साथ लेना, किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं। एक परिवार एक या एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो कि बाद में पॉलिटिकल पार्टी बना, स्वाधीनता संग्राम का एक पर्टिकुलर मूवमेंट, उसी से जुड़े हुए लोगों को ही केवल फोकस किया जाता था। अभी समय आया है कि उससे भी बाहर करके संपूर्ण समाज जो रिवोल्ट किया था, संपूर्ण समाज जो लड़ाई लड़ा था, उसको भी स्थान देना है। हम नॉर्थ ईस्ट में जो है मोइरांग करके मणिपुर में मोइरांग है, वहां पहला जो भारत का आजाद भारत का जो झंडा उस नेताजी ही कराए थे मणिपुर के मोइरांग में। मेरे ख्याल में साथ उसको जरूर जानते हो क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू को साथ के बारे में साथ का ज्यादा अध्ययन हुआ। और उस जमाने में 12 कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज ये भारत को रिकॉग्नाइज किए, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रधानमंत्री घोषित किए और उसको 12 स्वतंत्र जो विदेशी राष्ट्र उसको स्वीकार किए थे, रिकॉग्नाइज किए थे। और वहां भी वो एंथम जो नेशनल एंथम उसका भी वो गायन किए हैं। वो एंथम में संपूर्ण भारत के बारे में एक अच्छा चित्र उसमें वर्णन है। अभी मैं कुछ गांव में इस अमृत महोत्सव के दृष्टि से नागालैंड में, मणिपुर में जिन गांवों में नेताजी की विरासत यानी कि नेताजी जाकर के रुके हैं, उन जगहों में जाने का अवसर मेरे को मिला। तो नागालैंड के फेक जिला करके है, वहां रुझा जो विलेज है, रुझा जो गांव में नेताजी 9 दिन तक रुके हैं। और नेताजी जिस गांव में रुके उस गांव में हम लोग जाने का अवसर मिला और वहां आज भी जीवित हैं 2-3 व्यक्ति जो कि 100 से ऊपर के वर्ष उम्र के हो गए हैं। तो चूंकि हमारे आर्काइव्स के दृष्टि से बहुत जरूरी है कि उनके उस समय का अनुभव को ही हम रिकॉर्डिंग करके आर्काइव्स में रखें। इसलिए जब उनके साथ इंटरव्यू चला तो नेताजी के बारे में बहुत सारे और तथ्य और उनके व्यक्तित्व का जो चमकदार पृष्ठ है वो समाज के सामने आया। तो ये जो विषय है नेताजी के बारे में और जो बाकी सारे, फिर हम ये भी ध्यान करना भी पड़ेगा कि ऐसे जो यहाँ के भारत के सही इतिहास के बारे में जो लोग वर्णन किए हैं, जैसे हमारे वीर दामोदर सावरकर, उनका पुस्तक है भारत के इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, आज उसको भी समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ये हमारी जो दीदी हैं ये इतिहास की हैं, आपको जानकारी होगी निश्चित रूप से कि हमारे भारत के जो वास्तव में राष्ट्रीय दृश्य परिदृश्य में जो लिखे हैं आरसी मजूमदार और फिर जगन्नाथ सरकार, इनके इतिहास बुक आज धूल चल रहे हैं या उनके पृष्ठ सब कहीं उड़ गए हैं। उनका बुक्स पढ़ेंगे तो वास्तव में भारत का जो असली इतिहास है वो पता चलता है। क्योंकि बाद में ये जो जेएनयू ब्रांडेड लिबरल जो इतिहासकार हैं वही इतिहास के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिए और वही लिगासी, ब्रिटिश लिगासी को ही उन्होंने स्थापित करने के लिए कोशिश की। और जो वास्तव में सही हीरो है उनको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दिया, उनकी बलिदान, उनके त्याग को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दिया। और आज भी वो लड़ाई जारी है। 3 दिन पहले आप सबको पता होगा कि सावरकर जी के बारे में 700-800 पृष्ठों का लिखा हुआ पुस्तक जो विक्रम संपत जी ने लिखे हैं, उसको यही लेफ्ट लिबरल गैंग के जो इतिहासकार हैं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्लेजरिज्म किया है, किसी से नकल करके लिखा है, ऐसा करके एक एंटी ट्रस्टी है और भी इतिहासकार हैं उनको लिखे। अब विक्रम संपत इतना मेहनत करके सावरकर जी के बारे में, सावरकर जी का सही जो एक नैरेटिव है उसको समाज के सामने रखने के लिए कोशिश की, उनको वो जाकर के अल्टीमेटली 5 दिन पहले हाईकोर्ट में चुनौती देना पड़ा। और कल हाईकोर्ट का डिसीजन आया, क्या डिसीजन आया कि ये जो विक्रम संपत जी जो लिखे हैं उसको, ये जो इस प्रकार को मलायन करने के लिए, डिफेम करने के लिए जो कोशिश किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए। तो यानी कि भारत के बारे में सही इतिहास का निर्माण करने के समय में हम लोग को इस प्रकार की जो है एक जो संघर्ष भी करना पड़ेगा, वैचारिक संघर्ष। आज मैं यहाँ के उपस्थित सुधीजनों को मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हम लोग को उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जो वास्तव में स्वतंत्रता की लड़ाई है। मेरे को इस बारे में एक अंत में विषय बोल करके मैं विषय समाप्त करूंगा
कि किस प्रकार का जो व्यक्ति अपने इतिहास के बारे में, अपने स्व के बारे में सेंसिटिव नहीं है, वो किस प्रकार का खत्म हो जाता है समाज में। मेरे रिसर्च के दौरान में एक म्यूजियम, न्यूयॉर्क का एक म्यूजियम है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, बहुत फेमस म्यूजियम है, वहां जाने का अवसर मिला। और वहां हम जाकर के डायनोसर, आप जानते हो डायनोसर, जुरासिक पार्क फिल्म तो देखे होंगे, डायनोसर, असली डायनोसर का अस्थि यानी कि जो स्केलेटन, उसको देखने को मिला। मिट्टी को खोदन करके वो लोग वहां लाए हैं। तो एक एक डायनोसर जो है इतना बड़ा बड़ा है, हम लोग तो फिल्मों में देखते हैं, लेकिन असली डायनोसर का अस्थि को हम देख करके 100 मीटर, 50 मीटर, बेबी डायनोसर कम से कम 20 मीटर का जो छोटा शिशु डायनोसर, उसको देखने को मिला। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि ये डायनोसर इतना विशाल तो था, लेकिन खत्म कैसे हो गया? समाज में आज ये एक्सटिंक्ट हो गया, उसकी जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? तो ध्यान में आता है कि वो जो डायरेक्टर थे, म्यूजियम के जो डायरेक्टर थे, वो बताते हैं कि ये 2-3 थ्योरीज है डायनोसर कैसे विलुप्त हुआ। जैसे बिग बैंग का भी थ्योरीज है, अलग अलग प्रकार के, कैसे ये धरती कैसे बनी उसका भी थ्योरीज है अलग अलग प्रकार के। उस प्रकार के डायनोसर हाउ डायनोसर वाज एक्सटिंक्ट, इसके भी 2-3 थ्योरी। लेकिन मेरे को जो एक थ्योरी ध्यान में आया कि डायनोसर के बारे में आज यहां बताना जरूरी है अमृत महोत्सव के समय में, कि डायनोसर विशाल तो था, लेकिन उसका जो माइंड इतना सेंसिटिव नहीं था। सेंसिटिव अर्थ क्या है, मैं आप लोग यहां बोल रहा हूं, लेकिन मनुष्य के शरीर में कोई अगर यहां मेरे पैर में मच्छर भी काटता है तो मैं तुरंत यहां ध्यान मेरे आपके तरफ है, लेकिन तुरंत अपना दूसरा पैर जाकर उसको ही करेगा, बचाने के लिए कोशिश करेगा, मच्छर को भगाने के लिए कोशिश करेगा। आप रात्रि में सोए भी हो, लेकिन मच्छर आकर आपको काट रहा है तो अपने आप सोने की अवस्था में भी, आपको सुप्त अवस्था में भी आपका हाथ चला जाता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है प्रजाति है। इसीलिए इस धरती में बहुत सारे प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो गया, लेकिन ह्यूमन जो स्पेसीज है अभी तक जीवित है। लेकिन बेचारा डायनोसर इतना सेंसिटिव तो था नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डायनोसर एक बार सोया हुआ है, और आप जानते हैं डायनोसर चलता था तो रोलर मशीन जैसा चलता है, बड़े बड़े जो टीले थे वो दब करके प्लेन हो जाते थे। जहां डायनोसर जाता था जंगल के अंदर, वो जंगल 2 फाड़ होकर के रास्ता बन जाता था, इतना विशाल था डायनोसर। तो डायनोसर सोया हुआ तो फॉर एग्जाम्पल एक फॉक्स है, आप जानते हैं फॉक्स सबसे दुनिया का क्लेवर एनिमल में माना जाता है। तो फॉक्स को लगा कि मैं तो सभी प्रकार के मीट खाया हूं, आदमियों का भी मीट खाया हूं, गाय का भी, सब प्रकार के मीट खाया हूं, हिरण का भी खाया हूं, लेकिन डायनोसर के पास जाने में तो डर लगता है। तो आज लेकिन डायनोसर सोया हुआ है, आज डायनोसर का मैं मीट खाने की कोशिश करूंगा। तो चुपके से बड़े सतर्कता होकर के साथ जाता है, और डायनोसर का पैर का एक हिस्सा को एक बाइट, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, एक बाइट खा करके भाग जाते, मतलब खाते हैं, और उसमें एक बाइट खा करके भागता है कि कहीं डायनोसर पकड़ लेगा, दबा देगा, डर तो है। लेकिन काफी दूर दौड़ करके जाकर पीछे जब देखता है, क्या देखता है कि डायनोसर ऐसे ही सोया हुआ है, ऐसे ही सांस ले रहा है, जैसे खराटे लेता है आदमी सोया हुआ, वो भूल जाता है सब। तो उसका हिम्मत बढ़ जाता है, उसने फिर आवाज देता है, तो बाकी सब जो बॉक्स के जो उनके जो साथी हैं सब आ जाते हैं। सियार सब आ करके, सियारों का झुंड, और उनके पैर का काफी बड़ा हिस्सा को खा जाते हैं। डायनोसर भी सोया हुआ, और अपना पेट भरने के बाद सब पक्ष वापस चले जाते हैं। डायनोसर उठता है और उसको पता नहीं कि उसका शरीर का बड़ा टुकड़ा जो चला गया है, इतना इंसेंसिटिव था। और धीरे 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 वो जहां मीट उनका चला गया था, वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया, और सड़ते सड़ते संपूर्ण बॉडी उसका सेप्टिक हो गया, और छोटा सा फॉक्स बाइट के कारण वो डायनोसर को अंतिम में आखिरी सांस लेना पड़ा। हम आज भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं कि भारत की इतना प्राचीन सनातन इतिहास है, भारत इतना विशाल था, और वहां हिंदू कुश पर्वत से लेकर के और पूरा एकदम यहाँ म्यांमार तक, बर्मा तक वो था, और फिर एक्सटेंडेड इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब में एक्सटेंडेड इंडिया करके वहां भी आज भारत की प्राचीन संस्कृति मिलता है। माजापाहित एम्पायर, श्रीविजय एम्पायर। लेकिन आज भारत धीरे 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 क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। कभी तो हम लोग आपस में लड़ने के कारण छोटे होते गए, आज लेकिन जिस प्रकार के अलग अलग तरीके से हमारे को डेमोग्राफिक अटैक हो रहा है, इस नेचर ऑफ डेमोग्राफिक अटैक को समझना पड़ेगा, और उसको ये जो ब्रिटिशों का दिया हुआ सेकुलरिज्म, अलग अलग प्रकार के नैरेटिव्स के माध्यम से हम लोगों का जो सेंसिटिविटी को और इनसेंसिटिव करने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है,
उसको उजागर करने की आवश्यकता है। नहीं तो आपको पता होगा 5 दिन पहले हमारे एक बहुत बड़े राजनेता ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के क्या स्पीच देते हैं, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। हु सेज इंडिया इज ए नेशन स्टेट? यानी कि जो नैरेटिव अंग्रेजों ने स्थापित किए भारत के बारे में, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, इंडिया इज ए मल्टीनेशनल कंट्री स्टेट, वही नैरेटिव आज 5 दिन पहले अभी भी चलने के लिए, उसको आगे विरासत को बढ़ाने के लिए कोशिश हो रहा है। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। जिस प्रकार का अमेरिका में 50% से अधिक स्टेट्स मिलकर के कंट्री बनाए, आपस में समझौता करके, भारत ऐसे ही करने के लिए, भारत का जो कल्चरल नेशनलिज्म, हमारा जो आपस में जो संबंध है, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम बद्रीनाथ होगा, यहाँ बद्रीनाथ में क्या संबंध है? यहाँ बहुत सारे दीदी लोगों का, बहन लोगों का नाम होगा कावेरी, कावेरी से क्या संबंध है? ये जो एक कल्चरल जो एंटिटी है, दक्षिण का कोई है तो भी यहाँ कोई व्यक्ति दक्षिण का भी डेथ होता है तो गंगा में जाकर के अपना अस्थि का विसर्जन करने के लिए कोशिश, जो कल्चरल एंटिटीज, कल्चरल स्पिरिचुअलिज्म, आज ये जो ब्रिटिश हेजेमोनी के कारण, ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट के कारण आज हम लोग उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो वास्तव में स्वतंत्रता की लड़ाई जो है, ये है डीकोलोनाइजिंग इंडिया माइंड्स। आज हमारा माइंड में कोलोनाइजेशन है, उसको डीकोलोनाइज करना ही हमारा उद्देश्य है। नहीं तो फिर मैं एक जेएनयू का प्रसंग आप सबके सामने स्मरण करना चाहूंगा। एक बार जेएनयू का कम्युनिस्ट, हार्डकोर कम्युनिस्ट से मेरा लड़ाई हो गई। हम तो राष्ट्रीयता विचार में विश्वास रखते थे, भारत एक नेशन स्टेट, एक कल्चरल नेशन है, इसके बारे में विश्वास रखते थे। लेकिन वो सामने वाला जो कम्युनिस्ट होगा आर्गुमेंट कर रहा है कि भारत का एक राष्ट्र है, भारत तो बहुत राष्ट्र है, इट इज ए गैलेक्सी ऑफ डिफरेंट नेशन स्टेट्स, डिफरेंट नेशनलिटीज। वही आर्गुमेंट जो हमारा राजनेता जो अभी बता रहे थे, आप देख लीजिए यूट्यूब में 5 दिन पहले, आपको भी आश्चर्य के ऐसे आज भी वो आर्गुमेंट चल रहा है। तो मैं बोला कैसे भारत मल्टीनेशनल है? तो वो बताता है कि महाराष्ट्र इसमें भी एक राष्ट्र है, स्वराष्ट्र ये भी एक राष्ट्र है, नागा राष्ट्र, नागाभूमि, नागा राज्य ये भी एक अलग है। इस प्रकार के सब अलग अलग राष्ट्र हैं और हमसे तो रहा नहीं गया। हम तो अंदर से वही खून वाला आदमी है, हम तुरंत उसका कलर पकड़ लिए, बोले कि तुम धृतराष्ट्र हो। यानी कि जो अंधे हो गया है आज व्यक्ति, जो है आंख तो है, लेकिन आंख के ऊपर वो जो कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइलिज्म का जो नैरेटिव्स के कारण वो अंधा है। वही तर्क वितर्क कर। कल मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बहुत बड़ा जेएनयू का प्रोफेसर, उसका ऑनलाइन लेक्चर सीरीज था, मैं ऑनलाइन सुन रहा था ट्रेन में आते आते, वही सेम विषय को, समान जो नैरेटिव्स जो ब्रिटिश लोगों ने स्थापित किए, और वो चाहते हैं कि इस प्रकार का नैरेटिव हो। आपस में हम लोग अलग अलग नेशनलिटीज के नाम पर, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाई, वही नैरेटिव को ही वो प्रस्तुत कर रहा था, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। तो आज वास्तव में अमृत महोत्सव में अनसन फ्रीडम फाइटर्स को उपस्थापित करना तो हमारा एक लक्ष्य है, लेकिन साथ साथ ये जो मैं बताया डीकोलोनाइजिंग इंडिया माइंड्स, ये भी एक प्रमुख हमारा उद्देश्य है। जब तक ये लड़ाई नहीं है तब तक ये स्वतंत्रता संग्राम, जो मानसिक स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, वो जारी रहेगा। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब, आपने सचमुच हमें एक उस जगह पे पहुंचा दिया कि हमें इस राष्ट्र, मतलब स्व की जो जागरण है वो हम सभी में आया है। आपने अनसन हीरो के बारे में कहा। जब हम बात करते हैं कि आपने नेताजी वीर सावरकर की जो वीर गाथा है, सभी को मालूम है, लेकिन इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। वैसे नेताजी को भी तो हम, लेकिन हम सुनते हैं कि दे दी हमें आजादी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यही तो सिखाया जाता है। आजादी मिल गई तो बाकी लोगों ने क्या किया, घर बैठे देखते रहे। तो वही जो एक नैरेटिव है, भाई साहब ने जो कहा, एक नैरेटिव जो लेफ्ट लिबरल माइंड ने हमें सिखा के गए कि आजादी एक लाठी की बदल नहीं है। तो चैलेंज लेके आजादी की जो अमृत महोत्सव है, उसका हम एक नए अध्याय है,
कि और बढ़े। और इसके साथ हम जो हमारी जो इतिहास है, जो हम नेशनलिस्ट बोलते हैं, नेशनलिस्ट ये तो नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट मैं अपने देश को मुझे अपने देश से प्रेम है, तो मैं तो नेशनलिस्ट हुई ना। तो इसमें कोई अगर मुझे नेशनलिस्ट बोलते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता कि मुझे देश से प्रेम है। तो अभी ये चैलेंज है, हम सभी मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे हमारा इतिहास। तो मैं अभी हमारे और एक मुख्य अतिथि है हमारे DIG साहब मुरारी प्रसाद सिंह जी, बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी अपने बिजी शेड्यूल से हमें ये समय दिया। सचमुच ये तो हम सभी इस समिति की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना इतना मतलब बहुमूल्य समय हमें दिया। तो मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हम सब के बीच दो शब्द आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुनील मोहंती जी, राय साहब जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, समिति के यहाँ जितने सदस्य हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, कर्नल साहब और राजेंद्र भाई जिनके कारण मैं यहाँ पे हूँ, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, कुछ बच्चे भी हैं और हमारे जितने सुधीजन हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं कि आप सबों ने इस महान कार्यक्रम का आयोजन किया है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें ज्ञान के अमृत की गंगा बहाई है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को नमन। आज का मुख्य विषय इतिहास है। इतिहास लेखन है। इतिहास लेखन क्यों जरूरी है और सही इतिहास लेखन क्यों जरूरी है, उसका मैं छोटा छोटा उदाहरण दूंगा, एक छोटा छोटा एक्सरसाइज आप समझाऊंगा। दरअसल हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, और इसको देखने के लिए आप सभी एक बार आंखें बंद करें। आप सभी आंखें बंद कर लीजिए, एक छोटा सा एक्सरसाइज है। सभी आंखें बंद करें, एक बार कर लें जो नहीं किया है, और ये सोचें कि मैंने आपके मुंह में नींबू डाल दिया, खट्टा खट्टा नींबू, बहुत खट्टा नींबू, कितना खट्टा है। नींबू की खटाई का आनंद लें और आंखें खोलें। अब कितने लोग थे जिनके आंखों से, जिसके मुंह में पानी छूट गया? सबके मुंह में पानी छूट गया। और ये पानी क्यों छूटा? कि आपने सोच लिया कि मेरे मुंह में नींबू ने अटैक कर दिया है, अब नींबू को हमें बचाना है। तो आपके मुंह में उस नींबू को बचाने के लिए लाल टपक गए। तो सीधा सा है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। यदि आपने ये सोच लिया कि हम मर गए तो आप मर जाएंगे। और इसके लिए मैं फिर एक छोटा सा एक्सरसाइज आप लोगों को कराना चाहूंगा। आप सभी आंखें बंद करें और हाथ इस ऊंचाई जाए, और मैं जो कहता हूं उसे केवल सुने, करें। आप सभी उस ऊंचाई पे हाथ ले लें और आंखें बंद करें। अपने आप में आए, गहरी सांस में छोड़ें। यह महसूस करें कि आपके दोनों हाथों में 5-5 लीटर पानी का बाल्टी, दोनों हाथ में 5-5 लीटर पानी का बाल्टी है। आप बाएं हाथ से पानी दाहिने हाथ में उड़ेल रहे हैं, उड़ेलना नहीं है। दाहिना हाथ भारी होता जा रहा है, बायां हाथ हल्का हो रहा है। बाएं हाथ से पानी दाहिने हाथ में डाल रहे हैं, बायां हाथ हल्का होता जा रहा है, दाहिना हाथ भारी होता जा रहा है। बाएं हाथ से पानी दाहिने हाथ में उड़ेल रहे हैं, बायां हाथ हल्का होता जा रहा है, दाहिना हाथ भारी होता जा रहा है। पानी आप उड़ेलते जा रहे हैं, बायां हाथ हल्का होता जा रहा, दाहिना हाथ भारी होता जा रहा। आधा पानी आपने उड़ेल दिया, आपका बायां हाथ जो है हल्का हो रहा है,
दाहिना हाथ भारी हो रहा है। अब इसमें कितने लोग थे जिनका लग रहा था कि बायां हाथ हल्का हो रहा है, दाहिना हाथ भारी हो रहा है? तो जो भी अपने में थे उनका बायां हाथ हल्का हो रहा था, दाहिना हाथ भारी हो रहा था। ना तो आपके हाथ में पानी की बाल्टी थी, ना आपका दाहिना हाथ कुछ कर रहा था, ना आपका बायां हाथ कुछ कर रहा था। यानी यदि आपने ये सोच लिया कि हम मर गए तो हम मर गए, यदि आपने ये सोच लिया कि हम कमजोर हो गए तो हम कमजोर हो गए। और इतिहास को विकृत करने से यही चीजें हो रही है। हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम कमजोर थे, हम कभी कमजोर नहीं थे। अभी एक छोटा सा और एक्सरसाइज कराऊंगा, आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं जिस एंगल को बताऊंगा कि आप उसको आराम से करने के लिए कहिए, करना कुछ नहीं है। उस समय को आप आदेश देंगे कि तू आराम कर, मन ही मन बोलना नहीं, ठीक? यदि मैं कहूंगा कि किसी अंग से आप सांस लीजिए तो आप महसूस कीजिएगा कि वहां से मैं सांस ले रहा हूं। तो आप सभी आंखें बंद करें और सीधा सा आपने देखा कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। पूरी दुनिया पे आपका नियंत्रण है। पूरी दुनिया पे यदि नियंत्रण पाना है तो अपने आप को नियंत्रण पाना पड़ेगा। पूरी दुनिया आपके चारों तरफ है। पूरी दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। सभी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, छोड़ें। अभी आप ये आदेश करें अपने मस्तिष्क को कि तू आराम कर। आपका मस्तिष्क आराम कर रहा है। मस्तिष्क को आराम से छोड़ें, नाक को आराम से छोड़ें, जीभ आराम करे, मुंह आराम करे, गर्दन आराम करे। महसूस करें कि आप गर्दन से सांस ले रहे हैं। आपके गर्दन से सांस चल रही है। आप सांस ले रहे हैं गर्दन से और छोड़ रहे हैं। दाहिना कंधा, दाहिने कंधे को आराम से छोड़ें, दाहिने कंधे से सांस लें, दाहिनी कोहनी से सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, दाहिनी कोहनी से सांस लें, दाहिनी कलाई, सांस लें, छोड़ें, दाहिनी हथेली से महसूस करें कि आप दाहिनी हथेली से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दाहिनी हथेली से सांस लें, महसूस करें, छोड़ें, दाहिना अंगूठा, दाहिनी तर्जनी, बीच वाली उंगली, सांस लें, छोड़ें, आराम से छोड़ना, एक उंगली, सांस लें, छोड़ें, छोटी उंगली, आराम से छोड़ना, एक फिंगर, बीच वाली उंगली, तर्जनी, अंगूठा, हथेली को आराम से छोड़ना, दाहिनी हथेली से सांस लें, छोड़ना, कलाई, कोहनी, कंधा, गर्दन, बाएं कंधे पे ले जाए, बाएं कंधे से सांस लें, छोड़ें, बाई कोहनी, बाई कलाई, बाई हथेली, बाएं अंगूठे से सांस लें, छोड़ें, बाई तर्जनी, बाई माध्यमिका, बाई अनामिका, सांस लें, छोड़ें, कनिष्ठा, सांस लें, छोड़ें, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली से सांस लें, छोड़ें, कलाई, कोहनी, कंधा,